जी टीवी में मुजाहिद मिल्ली आपको खुशामदीद कहता है। और आपको इल्म है कि इस वक्त सारी नज़रें तो काबुल में हैं, और अगर मैं देखूं तो काबुल से रिलेटेड एक और बड़ा अहम मसला जो पाकिस्तान के लिए बहरान का सबब बन रहा है, बनेगा और बड़ा, और वो है अमरीकी अफवाज का इनखला। और फिर एक और हम पर तलवार लटक रही है, और वो है ग्रे लिस्ट की। यानी अभी तक वो मुतमईन नहीं हुए कि पाकिस्तान ने वो लोग जो यहाँ पर मिलिटेंसी करते थे या करवाते थे वो वाकई जो हैं 1, 2, 4 बड़ी जो लिस्ट दी है और उसमें हमने कुछ इक़दाम किए। देखना ये है कि कल इस सिलसिले में क्या फ़ैसला होगा। और वैसे तो कश्मीर में भी बड़ा डेवलपमेंट हो रहे हैं। मेरे दोनों मोहतरम मेहमान मुल्की ही नहीं, ख़ास तौर पर इंटरनेशनल हवाले से इन पर गहरी नज़र रखते हैं। साबिक़ सफारतकार मोहतरम ज़फ़र हिलाली साहब, इसी तरह डॉक्टर मारिया सुल्तान डिफेंस एनालिस्ट और गहरी नज़र रखती हैं। पता है हिलाली साहब क्योंकि बहुत ज़्यादा ब्रिटेन में रहे हैं और सफारतकार भी हैं, तो लोग आमतौर पर क्यों कहते हैं जी लेडीज़ फ़र्स्ट। तो क्या ख्याल है हिलाली साहब, मैं ज़रा लेडीज़ फ़र्स्ट कर लूँ? जी जी बिल्कुल जी डॉक्टर साहब, ये जो मैंने इशारा किया कि पहले दो अहम इशू इस वक्त हमें फेस हैं। एक तो कल आप भी समझती हैं कि हमने कन्विंस कर लिया है ग्रे लिस्ट के हवाले से यूरोपीय यूनियन की कंट्रीज़ को कि हाँ वाकई जो 1, 2, 3, 4, 5 उन्होंने शराइत रखी थी। और हो सकता है ये मेरी लाउड थिंकिंग हो, लेकिन कल जो धमाका हुआ है टाइमिंग का, हमने थोड़े अरसे तो मोहतात किया, बाद में ये कह दिया कि हाँ वो हाफिज़ सईद साहब के घर पे धमाका हुआ जो अमेरिका को मतलूब हैं, हाई प्रोफाइल टेररिस्ट कश्मीर के हवाले से समझाते हैं। डॉक्टर मारिया। बहुत शुक्रिया मुजाहिद साहब इस सवाल का। देखिए जहाँ तक फैक्टिव का मामला है, ये बैनुल-मुल्की एक जो है मैकेनिज़्म है जिसके ज़रिए जो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ उसके साथ जो मुंसलिक फाइनेंसिंग है उसको बेहतर करने के लिए मुख्तलिफ़ इक़दाम हैं। ज़ाहिर है ये कोई भी मुल्क अपनी हिम्मत और बसात के मुताबिक वो तमाम काम करता है जिसमें कानूनी लेजिस्लेशन से लेकर उसके अलावा मुख्तलिफ़ मैकेनिज़म्स को सिक्योर करना है। पाकिस्तान जिस जगह पे है तरक्की के लिहाज से, और जितनी तेज़ी से पाकिस्तान ने कोशिश की है कि जो 27 निकात दिए थे उनमें से तकरीबन 26 जो हैं पाकिस्तान ने उसके ऊपर बड़ी हद तक जो है उसके ऊपर ना सिर्फ काम भी किया है लेकिन बड़ी तनदही से काम किया है। दूसरी बात यह है कि आप का सबसे बड़ा मसला ये है कि इस वक्त आपके कुछ चैलेंजेस हैं जो शायद आपके हाथ में नहीं हैं। जैसे कि आपके पास इस वक्त ज़रा जो शरह ख़ानदगी है वो बहुत नीची है। इसके अलावा जो आपके इस वक्त जो बैंकिंग सेक्टर के साथ जो लोग मुंसलिक हैं वो सिर्फ 17% है। और इसके अलावा जो आपके इनफॉर्मल जो नेटवर्क्स हैं या इनफॉर्मल जो आपकी इकॉनमी है वो भी आपके मुल्क में मौजूद है। इसलिए कुछ चीज़ें तो आपके लिए मुमकिन हैं और जो आप कर रहे हैं वो इस बात की अक्कासी करते हैं कि आप एक बड़ी संजीदगी से दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ वो तमाम इक़दाम करना चाहते हैं, बिलखसूस अपने सिस्टम को भी बेहतर करना चाहते हैं। इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये भी नहीं भूलना चाहिए कि जो पाकिस्तान के ऊपर तलवार डाली गई है, ये पाकिस्तान के ऊपर केस बनाने की कोशिश की गई है। उसमें 2010 के अंदर भी उस वक्त एशिया पैसिफिक ग्रुप में हिंदुस्तान इसकी सरबराही कर रहा था, और जिस वक्त 2019 में इस पाकिस्तान को दोबारा जो है इस जो है ग्रे लिस्ट में डाला गया, उसके अंदर भी उस वक्त भी जो है हिंदुस्तान एशिया पैसिफिक ग्रुप की जो है सरबराही कर रहा था, इसके अलावा क्वाड के मेंबरान के साथ। दूसरी बात ये कि इस वक्त पाकिस्तान को दहशतगर्दी का ख़तरा है, पाकिस्तान से कहीं दहशतगर्दी नहीं जा रही है। पाकिस्तान ने जो अमरीकी फ़ौजी अड्डे हैं उनके लिए बिलखसूस जो CIA के अड्डे हैं, एस्टैब्लिशमेंट के अड्डे हैं, उसके अंदर भी ये बात की है कि आप नहीं चाहते कि आप तीसरी जो अफ़गान जंग है उसके अंदर फ़रीक बने। इस वक्त जो लाहौर के अंदर वाक़या हो इस बात की अक्कासी करते हैं कि जहाँ वो एक तरफ पार्लियामेंट, जहाँ वो एक तरफ कश्मीरी लीडर्स को बुला रहे हैं, दूसरी तरफ उन्होंने ये मैसेज देने की कोशिश की है कि वो जिसको दहशतगर्द समझते हैं उन तक भी रसाई हासिल कर सकते हैं। एक फ़ॉरेन RDX या फ़ौरन उसमें जो मवाद है वो इस्तेमाल हुआ है, इसमें भी कोई राय नहीं है। और वहाँ तक पहुँचना, बिलखसूस ये मैसेज देना, ये भी इस बात की अक्कासी करता है कि अभी बहुत सारी जो आपकी जंगें हैं वो मुतहरक हैं, और उसमें हिंदुस्तान की तरफ से और अफ़गानिस्तान की तरफ से ये दोनों चीज़ें से आपको सामना होगा।
जी हिलाली साहब, डॉक्टर साहिबा ने उसकी तरफ इशारा किया। अब कोई हर्ज नहीं है कि इस बात का भी एक्सेप्ट किया जाए कि माजी में हमारे यहाँ मुहिम जोई हुई ना, जो सो कॉल्ड फातह काबुल हो गए, किताबें लिखते हैं अब हमारे MI और ISI के DGs अपने कारनामे बताते हैं, यानी वो तहरीक आज़ादी और ख़ुद मासारी तहरीक में भी अपना बड़ा फ़ाल किरदार रहते हैं। अव्वल तो हत्ता कही है कि एक ज़माने में तो जमहूरियत के भी चैम्पियन वो लोग होने लगे थे। तो आज हमें नताइज भुगतने पड़ रहे हैं ना उसके, मोहतरम हिलाली साहब। जी बिल्कुल भुगतने पड़ रहे हैं, बिल्कुल आपने सही कहा, भुगतने पड़ रहे हैं। और इसलिए मेरे ख्याल में जब प्राइम मिनिस्टर ने कहा एब्सोल्युटली नॉट, उसका मतलब ये नहीं था कि हम नो मोर जो हम कहना चाहते थे, मगर उसका मतलब था नेवर अगेन। हम फिर ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे कि दूसरे लोगों के जंगों में हम जाके मुब्तला हों, शरीक हों, या अगर जंग होता हो हम कुछ साइड लें। बिल्कुल गलत बात है। और उन्होंने वाज़ेह बता दिया क्यों कि $100 बिलियन का नुकसान हुआ है और 80,000 लोग हमारे मारे गए हैं, बस काफ़ी, और फिर हम ये नहीं करेंगे। तो बड़ी अच्छी बात की उन्होंने। और ये कहना कि हमने फतह किया और किसी को मदद किया, मैं आपको बताना चाहता हूं सबसे बड़ी गलती ये थी कि हमने दखल दिया। इसलिए कि जब क्रेमलिन के पेपर्स जो अभी वाजे हुए हैं, रिवील हुए हैं, उसमें तो रूस जो था, सोवियत यूनियन, वो सिर्फ एक वोट से फैसला किया। एक वोट थी सोवियत पॉलिट ब्यूरो का कि हम ये दावत माने अफगान कम्युनिस्ट का कि हम जाके उनके मुल्क में उनको मदद करें। लोग वो भी नहीं चाहते थे कि अफगानिस्तान में आए और फंसे, और सिर्फ ब्रेज़नेव का वोट था, नहीं तो वो भी नहीं आते। और ये बकवास कि ज़ियाउल हक ने, वो तो अपना गद्दी बचाने के लिए कहने लगा कि हम वो वार्म वाटर्स ऑफ द इंडियन ओशन। क्या रूस में वार्म वाटर्स नहीं है? सोची और ब्लैक सी नहीं है? उनको कोई ज़रूरत नहीं था। और कितने लोग के साथ आए थे? किसी भी वक्त रूस के पास 1 लाख से ज़्यादा लोग अफगानिस्तान में नहीं थे, और अगर पाकिस्तान को उनको फतह करना था तो 5 लाख तो हमारे लोग हैं जो जिनके खिलाफ वो क्या 1 लाख से लड़ते हमारे खिलाफ। ये सब एक होक्स था, ये एक अमेरिकन होक्स, और ज़ियाउल हक इस्तेमाल किया कि उसको उसकी रिजीम को सपोर्ट मिले, और मिला, वो कामयाब हुआ, मगर पाकिस्तान नहीं कामयाब हुआ। लेकिन एक और डॉक्टर साहब, इस पे तो हम बात आ रहे थे ग्रे लिस्ट में, लेकिन इस वक्त जो है जो करंट सिचुएशन है, अशरफ गनी जो बैगिंग करने जा रहे हैं, गालिबन जुमे को मीटिंग बड़ी अहम करार दी जा रही है, तालिबान ने बड़ा सख्त रिएक्शन किया है। उससे पहले तालिबान ने खुद को फातह भी करार दे दिया। आई हैव डाउट कि उनका इतना कंट्रोल है या नहीं है। और ज़्यादा जो हम लोग जो सफ़र किया, जैसा कि हिलाली कर रहे हैं, 50,000 शहीद हुए, खरबों डॉलर हुए। अब तो दोहा में बैठे हुए तालिबान अपने को एक इंडिपेंडेंट फैसले कर रहे हैं, और इंडिपेंडेंट फैसले इसलिए कर रहे हैं कि आप मुझसे ज़्यादा जानती हैं कि वाशिंगटन की वन नज़र में उन्होंने ला के उनको बिठाला है ना। तो ये जो आप चाह रहे हैं कि तो क्या वर्ल्ड तालिबान अब हम दोबारा इनके हवाले कर देंगे, दोबारा IS अलकायदा का यह हेवन बनने जाएगा बगैर किसी तहफ़्फ़ुज़ के? अमेरिकन कैसे जा रहे हैं डॉक्टर मारिया? मुजाहिद साहब, मेरे ख्याल से बहुत शुक्रिया आपके सवाल का, लेकिन मेरे ख्याल से बहुत सारी चीज़ें आपने मिला दी हैं। देखें, पहली बात तो ये है कि अमेरिका ने ये जंग जो है अफ़गानिस्तान में 2001 इस मफरूज़े पर लड़ी कि वो अलकायदा से इस खत्ते को जो है रद्द करना, मतलब इस खत्ते को बिलखसूस अफ़गानिस्तान को पाक करना चाहते हैं। लेकिन फिर उनको लगा कि जितनी बड़ी उनको वॉर एफर्ट चाहिए उसके लिए मुमकिन नहीं होगा, इसलिए उन्होंने ये लफ्ज़ जो है उसकी शमूलियत डाली कि एफिलिएट में आप तालिबान को उनके अंदर शामिल किया। फिर आपने जंगी अहदाफ शुरू किए, पहले दहशतगर्दी के खिलाफ मुहिम जोई, फिर आपने कहा नहीं ये दहशतगर्दी के खिलाफ मुहिम जोई नहीं है, ये काउंटर इंसर्जेंसी है। इसके बाद आपने ये मुख्तलिफ औकात में अपने जो कहते हैं फतह का जो नोशन है उसके अंदर आपने तब्दीली आप लेके आए, और आप लाते रहे, मुतवातर लाते रहे।
अब जो है पिछले 3-4 सालों से अब आप चाहते थे कि आप अमन मुज़ाकरात करें। अमन मुज़ाकरात के अंदर ज़ाहिर है आपको तालिबान को साथ लेके जाना पड़ा, जिसमें अमेरिकन हुकूमत को इस बात का फैसला करना पड़ा कि उनको दहशतगर्दी की लिस्ट से निकाल कर आप वापस लेके आएँ। अब इन तमाम चीज़ों को करते हुए 3-4 चीज़ें जो हैं अमेरिकन हुकूमत और अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन ने गलत की, जिसकी वजह से इस वक्त ये सूरत हाल है जो ना ही कुछ सियासी तौर के ऊपर अफ़गानिस्तान के अंदर कोई अमन आ रहा है और ना ही अस्करी तौर के ऊपर कोई आप एक अमन की तरफ जा रहे हैं। क्योंकि उन्होंने कहा कि पहली बात तो ये कि उन्होंने कहा कि जी हम नहीं चाहते कि तालिबान या पाकिस्तान, तालिबान का जो इन्फ्लुएंस है, जो पश्तून इन्फ्लुएंस है, उन्होंने सोचा कि ये पाकिस्तानी इन्फ्लुएंस के बराबर है। इसलिए जो अफ़गान कॉन्स्टिट्यूशन रखा गया वो ट्राइबल स्ट्रक्चर की रिप्रेजेंटेशन नहीं करता। उसके अंदर जो ताकत का तवाज़ुन अंदरूनी तौर के ऊपर कबायली तौर पर अफ़गानिस्तान में मौजूद था उसका जो है ख्याल नहीं रखा गया, बल्कि इसकी मुतज़ाद जो है आपने देखा कि अफ़गान हुकूमत जो है शुमाली इत्तेहाद और उसके साथ जो उसके साथ अलाइड स्ट्रक्चर्स हैं और बिलखसूस अफ़गान नेशनल आर्मी, उनके ऊपर बहुत पैसे खर्च किए गए और उनको एक तरह से जो है इस्टेब्लिश किया गया। अब अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट ये समझती है कि वो जो अफ़गान हुकूमत है जिसके ऊपर वो पिछले 20 साल से पैसे देते रहे हैं, या जो अफ़गान नेशनल आर्मी है जिसका सिक्योरिटी स्ट्रक्चर की वो ट्रेनिंग देते रहे हैं इतने अरसे, या आइंदा 2 सालों तक उनका बजट वहाँ से अमेरिकन आर्मी के बजट से जाएगा, वो शायद इस पोजीशन में नहीं है कि अफ़गानिस्तान की सिक्योरिटी को हैंडल कर सकें। लेकिन इसके साथ साथ वो ताकत की किसी भी अरेंजमेंट में किसी किस्म की पावर शेयरिंग अरेंजमेंट नहीं चाहते। तो ये मुमकिन नहीं होता कि आप जो जंगी फरीक हैं जो उस वक्त इलाकाई रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं या कबायली रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, आप उनको एक तरफ रखें और अपने जंग के अहदाफ तब्दील करें, और उसके बाद आप ये सोचें कि जो आप जिस गवर्नमेंट को आप इस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं और जिस गवर्नमेंट को आप बैक करना चाह रहे हैं उसको ही उसी तरह वहाँ के लोग मानें। हमें अच्छा लगता है, हमें बुरा लगता है, हकीकत ये है कि ये बहरहाल फ़ैसला अफ़गान लोगों का, अफ़गान जो है अवाम का है। और नहीं सॉरी डॉक्टर मारिया, सॉरी विद ड्यू रिस्पेक्ट, अफ़गानिस्तान के अंदर वो करेंगे ये डॉक्टर, विद ड्यू रिस्पेक्ट डॉक्टर मारिया, मैं इसलिए कहूँगा कि जो अगर इजाज़त दे मैं इसलिए डॉक्टर साहब कहूँगा कि सॉरी टू से कि ये जो रेड कारपेट हम जिनको दे रहे हैं, ये सफ़ेद कपड़े पहने काली और हरी पगड़ियाँ बांधे हुए लोग जो आ रहे हैं, ये आज तक जो मैं तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत की बात कर रहा था, ये बच्चों के स्कूलों पे हमले कर रहे हैं, ये जो है बच्चियों के स्कूलों में हमले कर रहे हैं, ये जो है धमाके कर रहे हैं अभी पावर में आने से पहले ही। ये देखिए उसमें आपके पास देखिए जो हमले कर रहे हैं या जो कुछ कर रहे हैं, आपने वहाँ एक तरफ आप टीटीपी की जो है आप देख रहे हैं कि वो दोबारा सर उठा रही है, आप देख रहे हैं अलकायदा आइसिस सर उठा रहा है। 20 साल तक अमेरिका जो है अफगानिस्तान के अंदर मौजूद रहा है, बैन अवी जो है फौजी अदारे वहाँ मौजूद रहे हैं, बैन अवी इंटेलिजेंस एजेंसीज वहाँ मौजूद रही हैं, और अमन जो मुज़ाकरात हैं वो पाकिस्तान ने सिर्फ और सिर्फ उसके अंदर फैसिलिटेशन की है। बहरहाल ये जो अमन मुज़ाकरात हैं ये अमेरिका ने करवाए, अमेरिका ने इस बात का फैसला किया, और उसके बाद अगर आप किसी सियासी हल तक नहीं जाते हैं, आप कोई पावर अरेंजमेंट नहीं ब्रोकर करते हैं, तो फिर क्या होगा? फिर अंदरूनी तौर पे खाना जंगी होगी जो आपने 1990 की दिहाई में देखी। खाना जंगी तो अभी भी है हिलाली साहब, ये तो नहीं इस तरह की देखिए अभी नहीं, अगर फॉल ऑफ काबुल होता है मुजाहिद साहब, तो फॉल ऑफ काबुल होता है तो उसके बाद जो खाना जंगी होगी उसके अंदर जो इस वक्त मंशियात फरोशी अफगानिस्तान से निकल रही है, जो ड्रग ट्रेड निकल रही है, जो वॉरलॉर्डिज्म निकल रही है, ये तमाम चीज़ें एक डिफरेंट लेवल पे जाएंगी। ये 1990 की दिहाई का आपको सामना नहीं होगा। इस वक्त डिफरेंट एक्टर्स हैं, डिफरेंट इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं और डिफरेंट अदारे हैं जो अफगानिस्तान में काम कर रहे हैं और बैन अवी तौर पे वो काम करते हैं 20 सालों में। हम वो जो तमाम चीज़ें उनको एक तरफ रखते हैं और हम कहते हैं कि ये तमाम चीज़ें ऐसी नहीं, डिफरेंट अफगानिस्तान है विद डिफरेंट डायनामिक्स। हिलाली साहब, मेरा सवाल अपनी जगह रहता है कि ये अमेरिकन जो 20 साल तक करते रहे, बहुत कम नुकसान हुआ है, मैं तो इनसे कह रहा हूँ। वियतनाम वॉर में तो इनके 60,000 फौजी मारे गए थे, इसको 2,500 अफगान वॉर में मारे गए। ये जो छोड़ के जा रहे हैं ये लोग यहाँ पर, और मैंने कहा वो डटे हुए हैं उसी तरीके से धमाके और हमले करने में, कोई प्रोटेक्शन नहीं, कैसे? और कह रहे हैं हमें आने दो, हम भी उन्हें सुर्ख कारपेट दे रहे हैं, वाशिंगटन भी दे रहा है। हिलाली साहब, क्या होगा फिर? खाना जंगी तो होगी हिलाली साहब। खाना जंगी तो होगी, कौन कह रहा है कि खाना जंगी नहीं होगी? बिल्कुल होगी। अगर तालिबान, अफगान तालिबान एक तरफ हैं, दोस्तम और वो मसूद के जो ताजिक्स एक तरफ हैं, अब तुर्की भी थोड़ा सा आ गया है दोस्तम के साथ, हिंदुस्तान तो पुराना साथी है ताजिक्स के साथ, उसके बाद हज़ारा भी ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते कि ये तालिबान आए। तो अगर ये तालिबान जो हैं काबुल फतह करने के बाद अगर इन्होंने कोई
रिकन्सिलिएशन की तरफ नहीं गए, बातचीत नहीं की, वो नहीं कर रहे, नहीं की, वो तो धमाके कर रहे हैं, वो तो बच्चियों के स्कूल उड़ा रहे हैं, वो तो कहाँ कर रहे हैं? नहीं, हमले जारी हैं, बढ़ गए हैं। देखिए, आपको कैसे पता कि वो स्कूल उड़ा रहे हैं? आपको कैसे पता कि आईसिस नहीं उड़ा रहा है? आपको कैसे पता कि अलकायदा नहीं उड़ा रहा है इनको बड़ा नाम देने के लिए? आपको क्या पता? उनके तर्जुमान एक्सेप्ट कर रहे हैं, उनके स्पोक्समैन कहते हैं, उनके स्पोक्समैन कहते हैं, उनके स्पोक्समैन ने आपको बताया कि हमने जाके स्कूल्स काबुल में ब्लो अप किया है। मुझे तो उन्होंने कहा कि हम गए नहीं नजदीक। वो तो कह रहे हैं कि ये दूसरे लोग हैं, ये हमारे दुश्मन हैं। ये आप कैसे एक कंक्लूजन पे आप आ गए हैं कि अफगान तालिबान ने ये किया है? क्यों किया भाई? उन्होंने तो कहा है दोहा में कि हमारा जो पुराना सोच था वो इस वक्त वो सोच नहीं है। मिसाल के तौर पे विमेंस डेवलपमेंट पे, तो मेरे ख्याल में जब ये एक दफ़े इनके पास अख्तियार आएगा, पावर आएगी, फिर हम देखेंगे कि ये क्या करते हैं। हाँ, इनके ट्रेडिशनल बिलीव्स हैं, हाँ ये एक इस्लामी निज़ाम होगा, मगर विद इन दैट देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंसेस कि एक एक्सट्रीमिज्म और उनके निज़ाम पे। मेरे ख्याल में ये गलत है कहना कि ये सब अफगान तालिबान और हरा टोपी और ये वो कर रहे हैं। बहुत सारे फैक्टर्स हैं इनसाइड, बहुत सारे लोग हैं जो अपने पावर प्लेस अंदर कर रहे हैं। ये देखना पड़ेगा जब ये अमेरिकन जाएंगे, और मैं आपको बताता हूं 2 महीने के अंदर अंदर काबुल ये फतह करेंगे और फिर देखेंगे ये क्या करना चाहते हैं और क्या करेंगे, और फिर वाज़ेह होगा कि कौन किसके साथ लड़ रहा है और कौन किसके साथ है। ये सब उस वक्त पता चलेगा। मुझे एक ब्रेक की तरफ जाना पड़ रहा है, लेकिन अब मैं ब्रेक के बाद आऊँगा तो आपसे दोनों से एक कंक्लूडिंग क्वेश्चन ये ज़रूर करूँगा कि अगर यही सूरत हाल रही और अमेरिकी इशारा भी एक हल्का दे रहा है कि सुस्त रवि का शिकार कर दिया जाए, स्लो में जाए, अमेरिकन इस तरह नहीं छोड़ेंगे अफगानिस्तान या काबुल को, क्या वाकई इनखला इस तरह हो जाएगा खिला में छोड़कर? इस पर गुफ्तगू करेंगे ब्रेक के बाद। डॉक्टर मारिया जफर हिलाली साहब से हमारे साथ रहिएगा। GTV में एक बार फिर मुजाहिद बेलवी आपको खुशामदीद कहता है। मोहतरम जफ़र हिलाली, डॉक्टर मारिया सुल्तान, मैं तो एक तालिब इल्म हूँ, स्टूडेंट तारीख़ी कुछ तालिब इल्माना सवाल कर लेता हूँ अपने डॉक्टर मारिया जफ़र हिलाली साहब से ताकि थोड़ी मेरी आगाही हो। पहले डॉक्टर मारिया, ये जो हम 40 साल तक गॉड फादर बने रहे इस पूरे ख़ित्ते के, हमने 60 लाख महाजिन को घर से खिलाया पिलाया क्लाशनोव हीरोइन के साथ, हमने अरबों डॉलर खर्च किए, 6000 फौजी मारे गए, 55,000 शहीद हुए। अब जब ये वक्त आया तो हमें तो ना गनीमत की काबुल गवर्नमेंट मानती है, ना ये तालिबान हमें मानते हैं, हम बल्कि अभी भी उनके हमले जारी होते हैं, और अब तो वो दोहा जाके बैठ गए एयर कंडीशन अम्ब्रेला में वाशिंगटन की। तो मुझे तो ये लग रहा है कि सबके बावजूद सबसे माइनर रोल इस वक्त हमारा है। बल्कि एक कॉन्फ्रेंस में तो मैंने देखा दोहा में शायद गालिबन हम मुबस्सिर की हैसियत से बैठे थे। तो मुस्तकबिल में हमारा क्या रोल होगा अगर वाकई तालिबान जाके काबुल में बैठ गए? डॉक्टर मारिया सुल्तान। देखिए, बहुत शुक्रिया मुजाहिद साहब इस सवाल का। देखें, पाकिस्तान ने कुछ फ़ैसले किए अपनी माजी में, अच्छे किए बुरे किए, उनके आपको नताइज भुगतने पड़े एक तरह से दूसरी तरह से। लेकिन सबसे बड़ा मसला हमारा ये रहा है कि हम जब भी बैनुल अक़वामी सतह पर बैनुल अक़वामी सलामती के लिए कोई भी फ़ैसला करते हैं तो हम अपनी कौमी सलामती के जो मफादात हैं या तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनकी हदूद का तयन नहीं करते। ये पहली दफ़ा है कि आपने अपनी हदूद का तयन किया है कि जी ठीक है, आप बैनुल अक़वामी जो है सलामती की ज़िम्मेदारी को समझते हैं और ज़िम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हैं, लेकिन आपकी कुछ हदूद हैं। उसमें सबसे बड़ी हद जो है आपने जो वाज़े की है वो ये है कि आप आइंदा जो अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट है या CIA है उसके लिए बेसिस देने के लिए तैयार नहीं। आपने इस बात का फ़ैसला किया है कि अफ़गानिस्तान के अंदर चाहे अच्छा होता है या बुरा होता है, इस बात का फ़ैसला जो अफ़गानिस्तान के अंदर मौजूद फ़रीक़ैन हैं वो इस बात का फ़ैसला करेंगे। एक तरफ तो हम चाहते हैं कि हम असर रसूख हासिल करें, दूसरी तरफ हम चाहते हैं कि हम कोई किरदार ना अदा करें। दोनों चीज़ें ऐसे नहीं चलती। अगर आपको असर रसूख चाहिए तो फिर ज़ाहिर है आपको किरदार अदा करना पड़ता है, और
अगर आपने किरदार जो है अपना वाज़े कर लिया है कि कहाँ बैनुल-अक़वामी सलामती और कौमी सलामती के दरमियान एक फ़र्क है और आपके मफादात मुख्तलिफ हैं, तो आप फिर उन हदूद का तयन करते हैं। हम उम्मीद रखते हैं कि अगर हम ये हदूद का तयन रखेंगे तो आप आइंदा एक मस्बत किरदार अदा करेंगे। अगर अफ़गान हुकूमत चाहे जो भी हो, अगर वो आकर आपसे तिजारत की बात करती है, आपसे बात करती है कि वो सिक्योरिटी में एक मस्बत किरदार अदा करना चाहती है, तो आप उससे बात करेंगे, क्योंकि आपने बेशक इसके कि 40 साल तक अफ़गानिस्तान में जंग होती रही है, आपने अफ़गानिस्तान की सरहद में कोई तब्दीली नहीं लेके आए, आपकी अफवाज वहाँ जाके नहीं लड़ी। ठीक है, आपकी इस्टेब्लिशमेंट्स ने ज़रूर वहाँ अपना हिस्सा डाला, आपने उनके नताइज भी देखे, लेकिन ये तमाम तर चीज़ें उस वक्त मुमकिन होती हैं जब आप इस बात का फ़ैसला कर दें कि आपकी कौमी सलामती के मफादात क्या हैं, वो आपके तहफ़्फ़ुज़ात क्या हैं और आप कितनी हद तक उनके लिए खड़े होने के लिए तैयार हैं बहैसियत कौम। अगर आप उसके लिए तैयार हैं तो फिर यकीनी तौर पे मुश्किल फ़ैसले भी आसान हो जाते हैं। कौन सी हिलाली साहब, हमने अपनी कौमी सलामती को पेश नज़र रखा, हमने तो पूरा उनके हवाले ही कर दिया था, सब कुछ, पूरा शहर दे दिए, पैसे दे दिए, बॉर्डर खोल दिया, ड्यूरन लाइन, सब कुछ दिया। आज रूसी वज़ीर ख़ारजा कह रहा है खाना जंगी होगी, आज भारत जाके दुआ में मिल लेता है, तुर्की कहता है मुझे एयरपोर्ट चाहिए। मेरे ख्याल में तो मुझे सबसे कमज़ोर नहीं बेचारे पुअर आवाज़ तो अपने फॉरेन मिनिस्टर की लग रही है। क्या कोई रोल नज़र आ रहा है कि आगे 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 जो तयन हो रहा है उसमें हमारा कोई किरदार होगा? इस्लामाबाद का जो मेजर रोल रहा था ज़फ़र अली साहब। नहीं, हमारा मेजर रोल नहीं होगा और ना हमारा माइनर रोल होगा, हमारा कोई रोल नहीं होगा जब तक जो हो रहा है उधर हमारे इंटरेस्ट पे रिएक्ट ना करे। अगर हमारे इंटरेस्ट के खिलाफ होगा हम जवाबी कार्रवाई करेंगे, और अगर खिलाफ नहीं होगा हम चुप रहेंगे, हम दखल नहीं देंगे। देखिए, बात असल ये है, पहली चीज़ तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि इस वक्त हम लोगों को, जितने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल मेंबर्स हैं, उनको हम इस वक्त बताना था कि देखो, हम और रेफ्यूजीज नहीं लेंगे। हमने एक बैरियर और एक फेंस क्रिएट किया है, और अगर रेफ्यूजीज हों तो अफगानिस्तान में होंगे, और यूनाइटेड नेशंस इंतज़ाम करे, पैसे दे, एक प्रोटेक्शन फोर्स दे, खाने का इंतज़ाम करें। ये पाकिस्तान में आके नहीं बस सकते, 3 मिलियन काफ़ी है, हम और नहीं ले सकते, और हम उनको आने नहीं देंगे अंदर। देखिए, कोई ना कोई ऐसा इनिशिएटिव आपको अभी से लेना पड़ेगा अगर आप बचना चाहते हैं कि सिविल वॉर जो होगा उससे क्या इम्पैक्ट जो होगा। और मैं तो ये समझता हूं कि जैसे ईरान ने किया है, ईरान ने कहा है कि आप अपने रेफ्यूजीज तो या एक कन्फाइंड एरिया में ले आएं या अपने मुल्क में रखें। हाँ, मदद जो हम कर सकते हैं, खाना का जो दे सकते हैं, एज 50,000 लोग रोजाना आते जाते हैं, 50,000 पीपल कमिंग एंड गोइंग, और आपको ये भी नहीं पता होता कि 50,000 लोग कौन होते हैं। रेफ्यूजीज तो नहीं है ना यार, रेफ्यूजीज तो नहीं है ना, वो रेफ्यूजीज तो नहीं है ना, उनमें बेशतर टेररिस्ट होंगे, वीजा पे आते हैं या कैसे भी आते हैं। नहीं, अगर टेररिस्ट आपको पता नहीं है उनको बाहर कैसे रखते हैं टेररिस्ट को, तो देन यू डोंट डिजर्व टू बी अ कंट्री। अगर आप अपने मुल्क को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते हैं तो छोड़ दो यार, चले जाओ, जाके और बसो जिधर भी आप बसना चाहते हैं। इस मुल्क का मैं तो आपसे ये मालूम करना चाह रहा हूं कि अगर जुलाई में अमेरिकी चले गए तो क्या होगा? फिर मलबा हम पे ही गिरेगा ना। कुछ नहीं होगा, जंग होगा जिसमें वो लड़ेंगे, और अगर वो इंतजाम अपना अब एक से अगर बात नहीं करें वो लड़ते रहेंगे। क्यों डॉक्टर मारिया, ऐसे ही होगा जो हिलाली साहब कह रहे हैं कि जंग होगा? हिलाली साहब जो कह रहे हैं मारिया, डॉक्टर मारिया, इसमें तो कोई दो राय नहीं। बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, ऐसे ही है, खाना जंगी होगी, क्योंकि आपने कोई सियासी हल नहीं किया, आपने इस बात का फैसला नहीं किया कि आप अफगानिस्तान का मुस्तकबिल कैसे चाहते हैं। और दूसरी बात है कि अमेरिकन अफवाज तो जा चुकी हैं अफगानिस्तान से, सिर्फ अब अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट या CIA का किरदार रहता है, और वो भी उस वक्त तक रहेगा जब तक कि फॉल ऑफ काबुल होता है। तो ये दोहा में क्या पका रहे थे फरवरी से लेकर अब तक? फिर दोहा में क्या पक रहा था? व्हाट कुकिंग फ्रॉम फरवरी? देखिए, उसमें आप देखिए, ये तो आप मुझे साहब अजीब गलत बात कर रहे हैं। देखिए, क्योंकि मसला ये कि 2
दो डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेशंस थी। जो पहली वाली एडमिनिस्ट्रेशन थी वो चाहती थी कि सियासी हल हो, दोहा जो है पीस प्रोसेस जो है वो जान पकड़े। जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन है वो चाहते हैं कि जो अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट का असर रसूख है इस खत्ते के अंदर कम ना हो। तो मुख्तलिफ एडमिनिस्ट्रेशन है अमेरिकन, वो मुख्तलिफ जो हैं अपने मफादात चाहती हैं और वही चीज़ें आपको देखने में नज़र आ रही है। इसमें हैरानगी की तो कोई बात नहीं है, जो हिलाली साहब कह रहे हैं वो दुरुस्त है। इसमें बिल्कुल वहाँ खाना जंगी होगी और अगर फॉल ऑफ काबुल होता है तो अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट को अपने नए अड्डे ढूंढने पड़ेंगे और ये जो नए अड्डे हैं ये और हिलाली साहब अगर खाना जंगी होगी तो वो ना तेहरान जाएंगे ना वो दुशंबे जाएंगे, इधर ही आएंगे ना फिर हिलाली साहब, फिर हमारे पास आएंगे और कहाँ जाएंगे? क्यों? देखिए जी, वो पहले तो अभी ये सब गेस वर्क है, कितने आएंगे कैसे आएंगे, मगर बात असल ये है हमने एक फेंस क्रिएट किया है। हमने कह रहे कि और हम बर्दाश्त नहीं कर सकते और हम पूछ रहे दुनिया को, पूछना चाहिए कि तुम इंतजाम करो अफगानिस्तान में इन लोगों के लिए, हमारे पर ये सदमा मत डालो। तो मेरे ख्याल में ये सब चीज़ें अभी से शुरू हमें करना चाहिए, इसलिए जंग तो होगा। अमेरिकनों को तो पता है, अमेरिकनों को कोई परवाह ही नहीं है, वो तो चाहते हैं कि अफगानिस्तान डिस्टेबलाइज, पाकिस्तान डिस्टेबलाइज, ये तो हिंदुस्तान का ख्वाब है। आप क्या उनके हाथ में खेलना चाहते हैं? बिल्कुल नहीं। यू हैव टू मेक अप योर माइंड और आपका पॉलिसी वेरी क्लियर होना चाहिए। और दूसरे भी जो मुल्क हैं, ईरान से बात करें, सेंट्रल एशियन से बात करें, चीन है, रूस है, ये तो नहीं है कि सब चीज हर वक्त अमेरिका के लिए ठहरे, अमेरिका बहादुर के लिए ठहरे। मौजू ऐसा है कि इसमें सॉरी टू से कि डॉक्टर मारिया या ज़फ़र हिलाली से मैं मज़ीद गुफ्तगू करूं कि बड़ा इशू है और एक और ज़रा डेवलपमेंट जो होने जा रहा था कश्मीर का भी है। लेकिन थैंक यू ज़फ़र हिलाली साहब। डॉक्टर मारिया सुल्तान हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक वक्फे के बाद। टीवी में एक बार फिर मुजाहिद वली आपको खुशामदीद कहता है कि जहां एक जानिब काबुल में होने वाले डेवलपमेंट इस पूरे रीजन के लिए इंतहाई हसास, बल्कि जिसे कहते हैं एक बड़े बहरान की तरफ ले जा रहे हैं कि अगर अमेरिकी फ़ौजी इनखला होता है तो क्या होगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। उसके साथ ही कश्मीर में एक बड़ा इनिशिएटिव लिया है मोदी ने। गो के जो आप देख रहे होंगे ये वही लोग हैं जो माजी में दिल्ली सरकार के गुमाश्ते का लफ्ज़ नहीं कहूँगा कि उनके साथी रहे, महबूबा मुफ्ती हुई, फ़ारूक अब्दुल्ला हुए, आज़ाद हुए, उमर अब्दुल्ला हुए, हकीकी क़यादत को नहीं बुलाया गया। मेरे साथ आज़ाद जम्मू कश्मीर के सदर मोहतरम सरदार मसूद साहब हैं। मसूद साहब, एक तो शुक्रिया, मुज़फ़्फ़राबाद में आप थे, आपने मेरे लिए वक्त निकाला। तो ये जो हमारे इस वक्त वहाँ पर मुज़ाकरात हो रहे हैं, तो आपके ख़्याल में ये कोई मोदी का ट्रैप है या ये जो अगस्त का उसने डिसीजन लिया उसका रद्द-ए-अमल, उसके बाद ये चाहता है कि वाकई इस दलदल से निकले? खान साहब, मैं ज़ाती तौर पर यह समझता हूँ कि वो किसी किस्म का कोई हल नहीं चाहता, बल्कि ये कि जो उसने इक़दाम किए हैं उसकी तौसीक़ चाहता है। ये जो कश्मीरी रहनुमा उसने बुलाए हैं, इन्हीं से ये बात ज़ाहिर हो जाती है कि वो कश्मीर के सिलसिले में मुखलिस नहीं है, क्योंकि ये वो लोग हैं, फ़ारूक अब्दुल्ला हो, उमर अब्दुल्ला हो, महबूबा मुफ्ती हो, या जो ग़ुलाम नबी आज़ाद हो, या इस किस्म के लोग जो हैं वो कांग्रेस से उनका ताल्लुक़ हो या फिर जो है बीजेपी से ताल्लुक़ हो, ये कभी भी कश्मीरियों के वफ़ादार नहीं रहे। ये 1947 से अब तक कश्मीर को फ़रोख्त करते आए हैं। तो एक तो जो मदऊ किए गए हैं जो लोग जो हैं वो कश्मीर की नुमाइंदगी नहीं करते, कश्मीरियों के लोगों की नुमाइंदगी नहीं करते, क्योंकि जो हुर्रियत के वहाँ रहनुमा मौजूद नहीं है। दूसरा, इनका एजेंडा मुख्तलिफ है। जो महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला, फ़ारूक अब्दुल्ला, गुपकार ग्रुप, ये सारे का सारा जो गुपकार अलायंस है, ये चाहती है कि ऑटोनॉमी बहाल हो। जो हम लोग कश्मीरी चाहते हैं और ख़ासतौर से मकबूजा कश्मीर की जो क़यादत है वो हक़ खुद इरादियत चाहती है। तो मक़ासद ही एक दूसरे से मुतसादिम है। तीसरे ये है कि मोदी हुकूमत जो है
वो जम्मू कश्मीर में डीलिमिटेशन करवा रही है, मकबूजा इलाके में डीलिमिटेशन करवा रही है, जिसमें कुछ इस तरीके से इन तमाम हलकों में हल्काबंदी में छेड़छाड़ कर रही है कि हिंदुओं की आबादी को मुसलमान की अक्सरियती इलाकों में बढ़ाया जाए, और वो इंतखाबात करवाना चाहते हैं। तो वो चाहते हैं कि ये जो पुराने चेहरे हैं, पुराने घाघ हैं, इनको दोबारा से शामिल किया जाएगा। अगर इनको दोबारा से शामिल न किया जाए तो उनको कोई उम्मीदवार ही नहीं मिल रहे हैं। तो इस तरीके से उनके जो भी जराइम हैं जो 2019 से किए हैं अब तक, उनकी पर्दापोशी हो सकेगी। तो मैं ये समझता हूँ कि जो ये लोग हैं, ये तो जो नुमाइंदे वहाँ गए हैं, ये बगैर शराइत के गए हैं, और मसलन ये है कि वो ये कहते हैं कि जी ऑटोनॉमी बहाल की जाए 5 अगस्त 2019 से पहले की जो सूरत हाल थी, जिसका मतलब ये कश्मीर फिर भी महकूम रहेगा, फिर भी हक़ खुद इरादियत की कोई बात नहीं होगी, और उनकी हुकूमतें शायद कायम होना शुरू हो जाएंगी। बहरहाल ये भी तो हकीकत है ना कि जो काबुल हुआ, बल्कि मैं यरूशलेम कहूँगा, ठीक है, वो भी मजलूम लोग हैं। इतनी दिलचस्पी, 1 लाख कश्मीरियों ने शहादतें दी। अगस्त के बाद तो जब मैसेकर हुआ, लेकिन हम तो एक सलामती कौंसिल में रेजोल्यूशन तक पास नहीं करती वेस्ट हमें, और जो नज़रअंदाज किया गया, बल्कि अब तो लाइन ऑफ कंट्रोल पे भी कुछ बातचीत हो रही है। यानी सॉरी टू से, मुझे तो लगता है कश्मीर कॉज के हवाले से 2 कदम आगे नहीं बल्कि 1 कदम पीछे हैं हम अपनी पॉलिसी के एतबार से। कश्मीर तो लड़ रहे हैं खान साहब। देखिए, अमेरिका की तरजीहात बदल गई हैं, वो चीन से मुतसादिम है, और हिंदुस्तान जो है उसका हवारी और हलीफ है, यानी अमेरिका का हवारी और हलीफ है, लिहाजा वो हिंदुस्तान के नुक्ता नज़र की हिमायत करता है। लेकिन जो है, और अमेरिका जिन कवानीन के बारे में, जिन बैनुल-अक़वामी क़वानीन के सिलसिले में उसने क़यादत का मुज़ाहरा किया था दूसरी जंग अज़ीम के दौरान और उसके बाद, वो उन कवानीन की पासदारी के लिए भी कोशिश नहीं कर रहा। तो इस वक्त ये है, भले एक तरफ ये सूरत हाल है, यानी वो उनके लिए तो जो है अफ़गानिस्तान है या थोड़ा बहुत फ़लस्तीन है या इसराइल के मफादात हैं, लेकिन उनके सामने जो है कश्मीरियों के मफादात नहीं हैं। अगर जो कश्मीर में अमन हो, अगर कश्मीर में मुहासरा ना होता, कश्मीर से जो है उनके बुनियादी हुकूक ना छीने जाते, तो फिर हम सोचते कि जनाब क्या बैनुल-अक़वामी मंजरनामा है और इस सूरत में हमें क्या करना चाहिए। लेकिन असल अलमिया ये है कि कश्मीरी जो है उनका तो खून बहाया जा रहा है, उनको ज़िबा किया जा रहा है, उनसे उनकी ज़मीन छीनी जा रही है, और बाहर से जो है हिंदू ला के जो है 40 लाख के करीब हिंदू जो है उन्होंने 1 साल में आबाद कर दिए हैं मोदी हुकूमत ने और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ने। तो मतलब जो अमेरिका के अदम दिलचस्पी से कश्मीरियों के ऊपर जो क़यामत बरपा है वो तो नहीं ख़त्म हो रही ना। तो मतलब ये कि कश्मीरी जो है वो लब्बैक नहीं कह सकते कि भाई जो ये उनके नकली जाली नुमाइंदे जो वहाँ पहुँचे हैं दिल्ली में, कि चलो यही कोई सौदा करके आ जाएं और हम खामोश बैठ जाएं, क्योंकि कश्मीरियों के पास हथियार नहीं है, कश्मीरियों के पास तो मतलब उनकी ज़बानबंदी है, वो तो कुछ कह भी नहीं सकते। तो कहने का मतलब ये है कि वो कोई मसल्ला मज़ाहमत नहीं कर रहे। तो अगर सिफारतकारी भी उनकी मदद नहीं करती तो क्या उनके पास यही चॉइस रह गई है कि वो अपने घुटने टेक दें और सरबसजूद हो जाएं? शुक्रिया सरदार मसूद खान साहब। जैसे कि कह रहे थे कि ये जो नुमाइंदे इस वक्त मोदी के साथ बैठे हैं दिल्ली में, ये हकीकी नुमाइंदे नहीं, हकीकी नुमाइंदे तो वो हैं जो जेलों में हैं। यासीन मलिक हुए, गिलानी साहब हुए, दीगर क़यादत, और पास में भी ये पार्ट रहे हैं जवाहरलाल नेहरू के ज़माने से, फिर जनता पार्टी में वाजपेयी के ज़माने से, और अब मोदी साहब के साथ भी। और इसकी मुलाकात से यकीनन मोदी कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। इसी के साथ ही GTV से मुजाहिद बरेलवी को इजाज़त दीजिए।